एवरीवन टू नेक्स्ट टॉपिक कॉमर्स। मैं हूं सानिध्य सर, आपका इकोनॉमिक्स हैकर, और हम यहां पर देश का भविष्य बनाते हैं। ढेर सारा स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में आप ये सब सीखोगे कि सरकार अपनी जेब से अगर 100 रुपए इन्वेस्ट करती है ना, तो उससे हमारी इकोनॉमी में 1000 रुपए की इनकम जनरेट होती है। पर भैया होता कैसे है? इस वीडियो में ये सब समझने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एक और चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, उसको आप पहले देखिएगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है ना कंटिन्यूएशन में है। अगर आपने वो चैप्टर देखा है तो ये चैप्टर आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा, और स्पेशली इन चैप्टर से बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है। तो एक बार वो वीडियो देखना और आपको पता चलेगा मैंने उंगलियों पे सारी चीजें याद करा दी है। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपके 80 में से 80 नंबर पक्का है बेटा। तो उस वीडियो को पहले देखना और फिर ये वीडियो देखना। इसमें हम जो बातें समझेंगे वो आपको बहुत सिंपल लगेंगी, और इस वीडियो के बाद आप बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत ही रिलैक्स्ड फील करोगे। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर बेटा। चलो जी, शुरुआत करते हैं चैप्टर की बेटा। घबराने की कोई बात नहीं है, मैं इतने प्यारे तरीके से समझाऊंगा ना कि तुम्हें मजा ही आ जाएगा और वीडियो के एंड में एकदम रिलैक्स हो जाओगे। बस हर एक बात को ध्यान से सुनना और लास्ट तक देखना वीडियो को। देखो, हमें यह पता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे निकाली जाती है। एक चीज तो हमें ऑलरेडी पता है, अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो एग्रीगेट डिमांड जब एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए, जब मीट कर जाए दोनों, तो भैया इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। यानी कि जितना पूरा देश सोच रहा होगा डिमांड करने की, जितना पूरा देश सप्लाई करने की सोच रहा होगा, प्लान्ड डिमांड और प्लान्ड हमारा जो सप्लाई होगा, उसको जब मीट कर जाता है तब इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। अब थोड़ा इसको इलैबोरेट अगर मैं करूं तो एक कंडीशन तो हमारी ये हो गई। अब मैं थोड़ा इलैबोरेट करूं, जैसे कि मेरी एग्रीगेट डिमांड को मैं कैसे लिख सकता हूं, और कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट से, हाँ या ना, कि कंज्यूम करोगे और इन्वेस्ट करोगे, भाई हमारी एग्रीगेट डिमांड होती है। एग्रीगेट सप्लाई इनकम के बराबर होती है, और इनकम का क्या किया जाता है बेटा? दो ही चीज करी जाती है, या तो खर्चा या तो सेव। तो क्या करोगे दूसरा, दैट इज सी प्लस एस। अब तुम एक चीज नोटिस करोगे, वी हैव समथिंग कॉमन हियर, और वो कॉमन क्या है? कंजम्पशन हमारा कॉमन है। दोनों को काटोगे तो आपको मिलेगा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, यानी कि S इज इक्वल टू आई अप्रोच। ये हमारे पास दूसरी अप्रोच होती है कि या आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से निकालना हो, अगर ये नहीं निकालना हो तो आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट से भी अप्रोच निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन निकाल सकते हैं। तो आपके पास दो अप्रोच है इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालने की, जहां पर आपके पास एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट और इनकम सबसे इक्विलिब्रियम कंडीशन में मिलेगी। आप ये दो तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है? ये हमें केनीसियन थ्योरी में पता चला। एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, देखो जी, इसको डिराइव करके एट द एंड हमें यही सीखने को मिला कि सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हमारी दूसरी अप्रोच होती है। सो वी हैव बेसिकली टू अप्रोचेस, दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, एंड दैट इज एसआई अप्रोच। क्लियर है बच्चे? समझ आ गया? अब देखो एक चीज ये समझ लेना, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई सेविंग और इन्वेस्टमेंट ये सब प्लान्ड और एक्स एंड वेरिएबल्स होते हैं। प्लानिंग कर रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, सोच रहे हैं करने का, ये ऑल प्लान्ड होता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब जब इन अप्रोच पर जा रहे हो ना, उससे पहले थोड़े से अजम्पशंस, कि भाई इकोनॉमिक्स में बिना अजम्पशन के हमारा काम नहीं चलता है। अजम्पशन मानना जरूरी है। क्या मानना जरूरी है? जो हम बहुत टाइम से मान ही रहे हैं। एक तो टू सेक्टर मॉडल में आप काम कर रहे हो, सिर्फ हाउस होल्ड और सिर्फ फर्म है, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर का कोई रोल नहीं है, दो ही सेक्टर को लेकर चलना है, यह अभी भी हम मान के चलेंगे। पहला अजम्पशन ये है। दूसरा अजम्पशन है हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनॉमस होनी चाहिए दोस्त। ऑटोनॉमस का मतलब है कि इनकम के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट उतना ही होगा, चाहे पैसे कमाए चाहे ना कमाए। आप अगर 40 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हर समय 40 करोड़ ही करते रहेंगे, चाहे आप 0 रुपीज कमाएं चाहे आप 500 करोड़ कमाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे कहते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है बेटा, समझ आ गया? दे आर नॉट गोइंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द इनकम। फिर आता है हमारे पास प्राइस लेवल्स। प्राइस लेवल्स को मानना पड़ेगा कि वो कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, यह मान के चलेंगे, वरना हमारे इक्विलिब्रियम कंडीशन डिफाइन करना और डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम मान के चलते कि वो कांस्टेंट है, सेम के सेम है, जैसे है वैसे ही है, चेंज नहीं होगा उसमें कोई भी। और लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं, हम इसको डिटरमाइन भी शॉर्ट रन में ही करते हैं। तो ये चार चीजें आपको याद होनी चाहिए। एक तो कि सबसे पहले दो सेक्टर हैं, दूसरा इन्वेस्टमेंट्स हमारे ऑटोनॉमस हैं,
तीसरा प्राइसेस लेवल हमारी कांस्टेंट होनी चाहिए, और चौथा शॉर्ट रन में पढ़ते हैं हम इस चीज को। 4 पॉइंट क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आता है हमारे पास एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाला अप्रोच, एडीएएस अप्रोच, जिसमें हमें डिफाइन करना होगा, फाइंड आउट करना होगा कि कब एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर है। और मैं जो चार्ट्स बनाऊंगा ना वो ऑलरेडी तुम्हें पता भी है, कहीं ना कहीं तुम्हें दिखे दिखे मिलेंगे, और वो वैल्यूज ही लूंगा जो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में ली होंगी वैल्यूज। ठीक है, ये वैल्यूज आप याद रखना, याद रखने की कोशिश करना, आई होप याद भी होगी आपको। ठीक है, दो चीजें क्या होती है बेटा, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। चलो जी भाई फटाक से एक चार्ट बनाते हैं। देखो सबसे पहले इस वाली कंडीशन में मैं आपको बनाऊंगा एक ये वाला चार्ट, दैट इज हमारा एम्प्लॉयमेंट। देखो सबसे पहले हम बनाएंगे इस बार एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि कितने लोग काम कर रहे हैं। तो हमने एक एम्प्लॉयमेंट का चार्ट बनाया। देखो 0 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं, सॉरी इन लैक्स मान लेते हैं, इनको लाखों में मान लेते हैं, 10 लोग क्या ही काम कर रहे होंगे। 0 लोग काम कर रहे हैं, 10 लाख लोग काम कर रहे हैं, 20 लाख लोग काम कर रहे हैं, 30 लाख लोग काम कर रहे हैं, 40 लाख लोग काम कर रहे हैं, 50 लाख लोग काम कर रहे हैं, ऐसे करके अपन आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, देन वी हैव अनदर कंडीशन, ये है हमारे पास इनकम। इनकम हम कितनी इनकम कमा रहे हैं ये तुम्हें ऑलरेडी पता है, वाई ये तुम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हो। ये क्या है भैया, इनकम हमारी। इनकम के बारे में अगर बात करोगे तो इनकम तुम्हें मिल जाएगी भैया, पहले हमारी इनकम 0 होगी, फिर हमारी इनकम 100 हो जाएगी, फिर हमारी इनकम 200 हो जाएगी, फिर हमारी इनकम बढ़ती जाएगी 100 से 300, फिर 400, 500 और ये 600 है ना, 600 कर देते हैं। इधर 6 डिजिट्स तक ले लेते हैं, मतलब 7 यूनिट्स ले लेते हैं इसके। ठीक है, अब आपने अगर इनकम कमा ली तो खर्चा भी लिख दो भाई। फिर खर्चे में क्या रखा हुआ है, अगर कमा ही रहे हो तो खर्चा भी करो ना, फिर कंजम्पशन। ये रहा सी। अब इसमें तुम्हें पता है कि सी यानी कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है। सबसे पहला पॉइंट तो कि जब आपकी इनकम 0 है तो आप कितना खर्चा कर रहे हो, आप भैया फिर भी 40 करोड़ खर्चा करिए। सारे करोड़ में वैल्यू याद रखना, सीआर में है वैल्यू सारी। ठीक है, ठीक है बच्चे। देखो तो 0 इनकम पर भी 40 करोड़ खर्चा कर रहे हैं, इसे हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। ये तो मैं पिछली वाली वीडियो में बताया था मैंने। अब इनको भी कांस्टेंट रेट से बढ़ाते हैं कि भाई 100% से अगर इनकम बढ़ रही है, 100 करोड़ से बढ़ रही है, यानी कि 100% से इनकम बढ़ रही है, तो हम 80 करोड़ से खर्चा कर रहे होंगे। एमपीसी हमारा 0.8 होगा। ठीक है, यानी कि 120 यहां पे खर्चा किया होगा जब 100 रुपए कमा रहे थे, 200 किया होगा, 280 किया होगा, 360 किया होगा, 440 किया होगा और 520 किया होगा। ये मैं फिर से बोल रहा हूं, वैल्यूज नहीं पता है तो पिछला वाला वीडियो देखना, सब समझ आ जाएगा। ठीक है, अब आता है हमारे पास दूसरा सेविंग्स। कितना पैसा बचा रहे हो, कितना पैसा बचा रहे हो बेटा। अगर इनकम 0 है फिर भी 40 करोड़ का खर्चा है तो पुरानी सेविंग्स से 40 करोड़ निकाल कर खर्चा किया होगा, तो इसे डिससेविंग कहते हैं। फिर 100 करोड़ इनकम है, 120 करोड़ खर्चा कर दिया, कितना हो गया बेटा 20 करोड़। फिर से हमारी सेविंग से निकाला होगा हमने पैसा। 200 कमाया, 200 खर्चा कर दिया, 0 सेविंग्स। 300 कमाया, 280 खर्चा किया, 20 करोड़ की सेविंग। इधर 40 करोड़ की सेविंग, इधर 60 करोड़ की सेविंग और इधर 80 करोड़ की सेविंग। क्या ये भी क्लियर है आपको? वेरी गुड। चलो जी, अब आता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास क्या होंगे, ऑटोनॉमस। जो मैंने तुम्हें बताया था एक असम्पशन है हमारा, जितने इन्वेस्टमेंट्स हैं 0 इनकम पर उतने ही 600 करोड़ पर भी होने चाहिए। यानी कि ज्यों का त्यों 40 करोड़ अगर आपने इन्वेस्टमेंट मान लिया तो 40 करोड़ ही लेकर चलो। आई नो पिछले वाले एग्जाम्पल पे मैंने 20 करोड़ लिया होगा, चेंज कर दिया, कोई बात नहीं, 40 करोड़ ले लो, पर सेम होना चाहिए। बट सेम होना चाहिए, बस फर्क इतना सा है। पिछली वाली वीडियो में हमने 20 करोड़ लिया था एग्जांपल, अब 40 करोड़ लेके जा रहे हैं, क्योंकि आगे वाली जो शेड्यूल बने उसमें 40 करोड़ का एग्जांपल दिया हुआ है, तो कॉमन रहेगा, सेम रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 40 करोड़ लिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना रहेगा, दैट इज एग्रीगेट डिमांड, जिसे हम C+I भी कहते हैं, और इधर निकालना रहेगा एग्रीगेट सप्लाई, जिसे हम C+S भी कहते हैं। ठीक है, चलो जी। और यहां पर आपको छोटा सा एक रिमार्क भी लिख सकते हो। तो देखो सबसे पहले C+I यानी कि हमारे पास 40 और हमारे पास ये कहाँ गया, हाँ इन्वेस्टमेंट, तो ये 40 और ये 40 कितना हो गया बेटा, मिलकर 80 हो गया। तो कंजम्पशन 40 था, इन्वेस्टमेंट 40 यानी कि 80 करोड़ आपके एग्रीगेट डिमांड थी। इधर आए तो कितना पड़ा, 120 और 40 यानी कि 160। 160 आपने खर्चा किया, 160 आपकी डिमांड है टोटल। 200 और 40 यानी कि 240। ठीक है, 280 या 40 यानी कि 320। ठीक है, 360 प्लस 40 यानी कि 400, 440 यानी कि 40 यानी कि 480 और 520 प्लस 40 यानी कि 560। क्या ये बात क्लियर है? ये भी आपको क्लियर होगा, बहुत बढ़िया। अब बात आती है अपनी एग्रीगेट सप्लाई की।
एग्रीगेट सप्लाई जो है, जिसको हम इनकम भी कहते हैं, अगर आप देखोगे तो आपको वैल्यू जो बन के आएगी ना वो यही मिलेगी, ये 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, ये मैंने बताया था, प्रूव किया था आपको, पर मैं फिर भी सॉल्व करके बताता हूं जो बच्चे देख रहे होंगे पहली बार। देखो एग्रीगेट सप्लाई यानी कि कंजम्पशन प्लस सेविंग। कंजम्पशन कितना है 40, सेविंग कितनी है -40, कितना आएगा 0, 40 - 40 0। कंजम्पशन कितना है 120, सेविंग्स कितनी है -20, तो 120 में से माइनस किया 20 कितना हो गया बेटा 100 हो गया, है या ना। वैसे तो ऐड करना है पर वैल्यूज नेगेटिव में है तो हमें माइनस करना पड़ रहा है। 200 + 0 200, 280 + 20 300, 360 + 40 400, 440 + 40 सॉरी नहीं हाँ ये रहा 60, सॉरी 440 + 60 500, और 80 + 520 कितना हो गया 600। तो देखो क्या हुआ, ये पूरा इनकम के बराबर है। 0, 100, 20, 200, 300, 400, 500, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा बराबर। अब एक मुझे एक ऐसा पॉइंट बताओ जहां पर हम ये AD/AS अप्रोच की जो बात कर रहे थे, AD/AS अप्रोच, AD/AS अप्रोच की जो बात कर रहे थे, मुझे बताओ ये कहां पर पूरी हो रही है, दोनों बराबर कहां हो रहे हैं। यू विल फाइंड ये पॉइंट जहां पे एग्रीगेट डिमांड 400 और ये एग्रीगेट सप्लाई 400, ये दोनों यहां पर बराबर हो जाते हैं बेटा। क्या ये बात सभी को क्लियर है? ये है बेटा हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जितनी हमारी डिमांड है इसको पूरा करने के लिए हमें कितने लोगों की जरूरत है जो कि काम करें। तो ये देखो यहां पर दिखा रहा है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना है बेटा, ये 400 रहा। और AD/AS अप्रोच की सबसे मेन मुद्दे की बात है कि आपकी डिमांड आपकी सप्लाई के बराबर होनी चाहिए, यानी कि एग्रीगेट डिमांड शुड बी इक्वल टू योर एग्रीगेट सप्लाई। इसी को हम इक्विलिब्रियम कंडीशन भी कहते हैं। क्या ये बात आपको क्लियर है बेटा? और इसी को हम दूसरे शब्दों में इफेक्टिव डिमांड भी कहते हैं कि जितनी हमारी डिमांड है उतनी हमारी सप्लाई है, कुछ ज्यादा ना कुछ कम, ठीक है। अब इस पूरी कंडीशन में हमें दो बातें और समझनी पड़ती है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन से पहले क्या हाल होता है और इक्विलिब्रियम कंडीशन के बाद क्या हाल होता है, दोनों को समझना पड़ता है, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में हम इक्विलिब्रियम अचीव करना चाहते हैं, है ना। अब यहां देखो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई में आप कंपैरिजन करोगे तो डिमांड आपको ज्यादा दिखेगी। 80 की डिमांड 0 की सप्लाई, 160 की डिमांड 100 की सप्लाई, 240 की डिमांड 200 की सप्लाई, 320 की डिमांड 300 की सप्लाई। दैट मींस एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। ये तुम्हें क्लियर हुआ? अब इसके दूसरा कंडीशन देखो इक्विलिब्रियम के बाद, दैट इज सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है। 480 की डिमांड 500 की सप्लाई, 560 की डिमांड 600 की सप्लाई। दैट शोज एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। अब इन कंडीशंस में होता क्या है वो आप एक ग्राफ से समझिएगा। देखो ग्राफ से समझते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी पता है ग्राफ कैसे बनता है। अगर आप पिछली वीडियो देख पाए होंगे या देखी होगी तो आपको पता होगा ऑलरेडी कि ये कैसी सिचुएशन होती है ना। इसका ग्राफ कैसे बनता है आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। तो इसलिए भी मैंने बोला है कि आप हो सके तो वो वीडियोस देख लेना, क्योंकि आपको काफी इजी पड़ जाएगा समझने में। देखो ये आपका जो AS कर्व है, AS कर्व 45 डिग्री बनता है, एकदम 45 डिग्री सीधा खींच दीजिए, ये आपका AS कर्व रहा। आपका दूसरा कर्व जो है AD कर्व, वो y एक्सिस से बनता है बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। थोड़ा बहुत रिवीजन भी करवा दिया मैंने, अगर आपको याद हो तो। और बीच में हमारा ये पॉइंट जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं डिमांड और सप्लाई, इसे ही हम इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं, जहां पे हमारी दोनों पॉइंट, वो जो 400 देखा था ना आपने, AD = AS, यही वाला पॉइंट होता है। और इसी पॉइंट को हम इफेक्टिव डिमांड भी कहते हैं। जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करके y एक्सिस को प्रेजेंट करता है, इधर ही हम इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को भी शो करते हैं, ठीक है। अब गौर से सुनिएगा, कुछ एक कॉन्सेप्ट है बहुत प्यारा सा, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा अगर आप ध्यान से सुनोगे तो। ये ग्रीन वाला कर्व क्या दिखा रहा है, डिमांड को, ये येलो वाला कर्व क्या दिखा रहा है, सप्लाई को। तो इसका जो बीच का जो शेडेड एरिया है, ये जो बीच का शेडेड एरिया है, दिस शेडेड एरिया शोज कि डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है। ऊपर क्या है, डिमांड दिखा रहा है, नीचे क्या है, सप्लाई दिखा रहा है, यानी कि लोग मांग ज्यादा रहे हैं और सप्लाई हमारे पास कम है। दिस शोज एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। अब आप मान लीजिए, हाइपोथेटिकली मान लीजिए कि ये सब प्लान्ड है, तो हमने सोचा था कि गोडाउन में 100 प्रोडक्ट्स रेडी रखते हैं, क्योंकि हमें लग रहा था डिमांड 100 लोगों की होंगी। लेकिन अचानक से क्या हुआ, डिमांड बढ़कर 200 हो गई, तो सामान कम पड़ेगा ना। दिस शोज कि आपके पास जो इन्वेंट्री है, जो स्टॉक है, वो कम पड़ गया। यानी कि जो आपका जो ये प्लान्ड इन्वेंट्री है,
वो प्लान्ड इन्वेंट्री फॉल्स, आपका सामान कम पड़ जाएगा। ठीक है, अब एक नॉर्मल इंसान के हिसाब से सोचोगे, सामान कम पड़ेगा तो आप क्या करोगे? लोग ज्यादा खड़े हैं बाहर, डिमांड कर रहे हैं और आपको उनको केटर भी करना है। सिंपल सा पॉइंट है सर, ज्यादा प्रोडक्शन करो जिससे कि आप प्रोडक्ट ज्यादा बना सको। तो बहुत बढ़िया बात, बिल्कुल सही बोला सर, प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए। तो वेरी गुड, हमने भी वही किया जो आप सोच रहे हो, दैट इज प्रोडक्शन बढ़ा दिया। अब बेटा ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए क्या मुझे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की जरूरत होगी? ज्यादा लोग लगेंगे तो नौकरियां भी बढ़ा दो। लो भैया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, है या ना भाई? डिमांड ज्यादा है, वो नहीं होता दिवाली पे ऐसा होता ना कि ज्यादा लोग पटाखों की डिमांड कर रहे हैं, लाइट की डिमांड कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाता है समाज में, है ना, सोसाइटी में। अब जैसे ही ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आउटपुट भी बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट्स भी बढ़ जाएंगे, ये भी स्वाभाविक सी बात है। तो ये भी आपको समझ आ गया। एंड द लास्ट पॉइंट, इनको देखा देखी में इनकम भी जो होगी ना बेटा, वो भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, ज्यादा इनकम जनरेट होगी, ज्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनकम भी बढ़नी ही है। ये आपको सिचुएशन मिलेगी जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो सप्लाई से। अब इसका उल्टा क्या होता है? इधर उल्टा होता है बेटा इस जगह पर, जहां पर आपकी सप्लाई ज्यादा हो, डिमांड कम हो, प्रोडक्ट्स अभी भी रखे हुए हैं पर बिक नहीं रहे। तो इस वाली कंडीशन में क्या होता है बेटा? इस वाली कंडीशन में आपके पास होता है दैट इज एग्रीगेट डिमांड इज क्वाइट लेस इन कंपैरिजन टू एग्रीगेट सप्लाई। लोग डिमांड कम कर रहे हैं, सप्लाई ज्यादा पड़ा हुआ है। तो स्टॉक वही वाला अगर एग्जांपल लूं कि हम लोग 100 लोगों की डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो 100 प्रोडक्ट्स रेडी हैं, लेकिन डिमांड अचानक से 50 हो गई, लोग खरीद ही नहीं रहे, तो 50 प्रोडक्ट ऑलरेडी पड़े हुए हैं मेरे पास। दैट मींस माय प्लान्ड इन्वेंट्री विल राइज, भाई बढ़ जाएगी ना, बिक ही नहीं रहा है सामान तो बढ़ी जाएगी प्लान्ड इन्वेंट्री। अब इसको केटर करने के लिए मैं क्या करूं? भाई डिमांड तो बढ़ नहीं रही है, तो मैं क्या कर सकता हूं? जो प्रोडक्ट पड़ा हुआ है वो तो बिक नहीं रहा, तो आगे भी नहीं बनवाऊंगा, यानी कि प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इसका उल्टा होता है पूरा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, हाँ या ना? ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है, आप क्यों बनवाओगे सामान? जब पड़ा हुआ ही नहीं बिक रहा है तो फिर नया क्यों बनवाओगे? जब प्रोडक्शन नहीं होगा यानी कि काम नहीं होगा, तो लोग एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा, नौकरियों से निकाला जाएगा लोगों को, जब काम ही नहीं होगा किसी के पास। और जब काम नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, तो प्रोडक्ट्स भी नहीं बनेंगे, तो आउटपुट भी कम हो जाएगा बेटा, हाँ या ना? और उसके साथ साथ आपकी जब नौकरियां चली गई तो इनकम भी कम हो जाएगी। तो ये इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। दिस इज द रियल इंपैक्ट ऑफ दिस होल प्रोसेस ADAS अप्रोच। ये आपका ADAS अप्रोच है। इसको फटाक से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है बच्चे? समझ आया? तो ये चीज आपको समझनी थी और इसका इंपैक्ट भी पूछा जा सकता है। एग्जाम में बड़ा पूछा जाता है कि डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई से तो क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो आपको बताना आना चाहिए क्या होगा। ठीक है, चलो जी, इसी को मैंने यहां पे थोड़ा नीट एंड टाइडी प्रेजेंट किया हुआ है। ये देखो पूरा जो चार्ट मैंने बनाया वो यहीं पे ही है, प्रेजेंट किया हुआ है। उसी के साथ ये ग्राफ मैंने यहां बना दिया है ना। इधर तुम्हारा प्लान्ड इन्वेंट्री जो है क्या होगा बच्चे? फॉल हो जाएगा। इधर प्लान्ड इन्वेंट्री तुम्हारा राइज हो जाएगा और एक इनकम वाला पॉइंट है उसको और ऐड कर लेना। वैसे तो मैंने तुम्हें समझा ही दिया, स्क्रीनशॉट ले लोगे तो वो भी चल जाएगा। तो ये तुम्हारा यहां पर नीट एंड टाइडी थोड़ा सा ग्राफ बना हुआ है। क्लियर बच्चे? कोई दिक्कत परेशानी? देखो व्हेन AD इज मोर देन AS देन इंक्रीज इन प्रोडक्शन रेजेस एम्प्लॉयमेंट आउटपुट एंड इनकम। प्रोडक्शन बढ़ा देते हो तो आपका एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाता है, इनकम भी बढ़ जाती है और आउटपुट भी बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है बच्चे, सामान जो है अब कम पड़ गया था, इसलिए हमें ये सब चीजें बनानी पड़ती हैं। इस वाली कंडीशन में क्या होता है, फर्म रिड्यूसेस प्रोडक्शन, क्योंकि पहला बना सामान ही नहीं बिक रहा है, यहां पे डिमांड कम हो गई है, सप्लाई ज्यादा है, तो पहला सामान ही नहीं बिक रहा, तो आप प्रोडक्शन कम कर दोगे। प्रोडक्शन कम होगा तो क्या होगा बच्चे, आपके पास एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी, प्रोडक्ट्स भी कम बनेंगे और इनकम भी कम होगी। ये इसका कोर कॉन्सेप्ट है। चाहो तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इनफैक्ट मैंने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में रीड कर लेना। ये आपके पास इफेक्टिव डिमांड है जो मैंने आपको सिखाया। इसी पॉइंट पे आपकी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है आपकी क्या होती है बेटा, सेम हो जाती है, मीट करती है। ये 400 करोड़ पे आपको दिखेगी। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम भी 400 करोड़ पे दिखेगी। AD क्या होता है, C+I होता है, ऐसे करके आपके पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अब आते हैं इसके दूसरे अप्रोच पे, यानी कि SI अप्रोच। ये SI अप्रोच क्या है दोस्त, इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी अप्रोच है और बहुत सिंपल है। हमें सेम वैसे ही जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले एक शेड्यूल बनाया था,
सेम उसी प्रकार हमें एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। चालू करते हैं इनकम से बेटा। इनकम, मेरे को लगता है आपको ये नंबर्स भी याद हो गए होंगे, नहीं हुए तो बहुत जल्दी हो जाने चाहिए बेटा, क्योंकि खुद से नंबर्स बनाओगे तो थोड़ा दिक्कत होगी। तो नंबर्स याद कर लो, बेटर रहेगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा और कैलकुलेशंस में मिस्टेक नहीं होगी। इफ यू हैव टू एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल तो आपको ये नंबर्स याद होने चाहिए। तो इनकम आपकी 100 से बढ़ रही है। अब इनकम आ गई तो बेटा कंजम्पशंस की बात कर लेते हैं, है ना, कि खर्चा कितना करोगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका खर्चा आपको ऑलरेडी पता है, कुछ कमाओ चाहे ना कमाओ, लेकिन फिर भी आप कुछ खर्चा तो करते ही हो, जिसे हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं, यानी कि 0 पे हम 40 कर रहे हैं, हम यही नंबर लेकर चलते हैं और फिर खर्चों को 80-80 से बढ़ाते हैं, यानी कि 120, फिर आ गया 200, फिर आ गया 280, फिर आ गया 360, फिर आ गया 440 एंड 520। ठीक है बेटा, ये आपको क्लियर है। अब हमारे पास इसके अलावा एक और पॉइंट आता है जो कि है हमारा, मान लीजिए सेविंग्स। सेविंग्स हमें बात करनी है यहाँ पे। तो सेविंग्स की अगर मैं बात करूं तो सेविंग्स कितनी होगी मेरी बेटा, बताइए। सेविंग्स मेरी इनकम और खर्चे हटाकर सेविंग्स आ जाएगी। 0 रुपीज इनकम है, खर्चा मेरा 40 है, तो यानी कि मेरा खर्चा सेविंग्स, पुरानी सेविंग्स होगी उससे मैंने निकाल के किया होगा। फिर क्या होगा, 100 कमाया, 120 खर्चा किया, तो पुराना सेविंग से 20 रुपए निकाले होंगे, 20 करोड़ निकाले होंगे इनफैक्ट, क्योंकि करोड़ में है वैल्यूज। ये कितना है बेटा, जितना कमाया उतना खर्चा कर दिया, नो सेविंग्स। यहाँ पे 20 करोड़ बच गए आपके पास, यहाँ पर 40 करोड़ बचेंगे, यहाँ पे 60 करोड़ और यहाँ पर 80 करोड़। यू नो दैट ऑलरेडी, राइट। निकालना चाहो निकाल सकते हो। अब आता है इन्वेस्टमेंट्स। आपको याद हो मैंने आपको एक बोला था कि हम लोग एक अजम्पशन लेकर चलते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स जो है वो यहां पर इस केस में ऑटोनॉमस है, यानी कि इनकम के बढ़ने पर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा। जितनी भी इनकम हो आपका इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड है, जो अपन ने पिछले केस में भी पढ़ा, दैट इज 40 करोड़। तो यहां पे अपन क्या लेते हैं बेटा, 40 करोड़ ले लेते हैं, यानी कि 40 करोड़, 40 करोड़, फिर 40 करोड़, फिर 40 करोड़, फिर 40 करोड़, फिर 40 करोड़ एंड फिर से 40 करोड़। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। यहां पर जैसे हमने एडीएएस अप्रोच में हमने पढ़ा था कि एग्रीगेट डिमांड जब एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो, उसी पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, है ना। अब आप इसको नोटिस करो, यहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होना चाहिए, जब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाए, उस पॉइंट को हम ऐसे ही अप्रोच कहेंगे। देखो अब यहां पर देखो बेटा क्या हो रहा है, और मैं आपको एक कॉमन फैक्टर दिखाऊंगा। यहां पर सेम है क्या, नहीं, ये माइनस का है, ये पॉजिटिव का है, दोनों अलग है। 20 और 40 नहीं, 0 40 नहीं, 20 40 नहीं, 40 और 40 एब्सोल्युटली ट्रू। तो भैया ये रहा हमारा एक वो सिचुएशन जहां पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि हमारी सेविंग्स और हमारी इन्वेस्टमेंट दोनों की दोनों बराबर हो गई हैं। दैट इज S इज इक्वल टू I, और इसे ही हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाता हूं और मैं आपको कुछ सिखाता हूं। देखो यहां पर S इज इक्वल टू I, ये दोनों सेम पॉइंट पे होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये अलग है वो अलग है, ये तो है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट तो सेम है, सभी का सेम है। ये दो तरीकों से उस पे पहुंचा जा सकता है। कैसे, एक SI अप्रोच से और एक ADS अप्रोच से। देखो इसकी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितनी है, 400, उधर कितनी थी, 400 थी। चलो मैंने वहां पे आपको बहुत ही डिटेल्ड फॉर्म में चीजें बताई थी। तो देखो यहां पर आपने ये देखा था, ये आपका AS 400 है, AD 400 है, इनकम भी आपकी 400 ही है। अब यहां पर भी तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट था ना, यहां देखा आपने, ये भी 40 और ये भी 40, यानी कि पॉइंट तो यही है। दो तरीकों से पहुंचा जा सकता है, एक ADAS और एक SI अप्रोच से पहुंचा जा सकता है। ठीक है, आई होप अब आपको बेटर क्लैरिटी होगी। इसका भी ग्राफ बनाकर देख लेते हैं दोस्त, अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना। लेकिन उससे पहले ये देख लो, इधर भी दो कंडीशन है। यहां पर आपको सेविंग्स जो है बेटा कम दिखेंगे और इन्वेस्टमेंट ज्यादा दिखेगा। नेगेटिव सेविंग्स है, आपका 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, नेगेटिव सेविंग्स 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, जीरो सेविंग्स 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 20 करोड़ की सेविंग 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, यानी कि सेविंग्स इज लेस देन इन्वेस्टमेंट्स हियर। यहां पे हम लोग खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, कमा मतलब बचा कम रहे हैं, ये हम यहां पे मान सकते हैं। दूसरा, यहां पर आपकी बचत ज्यादा हो रही है इन कंपैरिजन टू योर इन्वेस्टमेंट, यानी कि खर्चे। तो इधर बोलोगे भैया सेविंग्स ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से, बराबर बात। अब इन्हीं दोनों को जैसे हमने वहां पे ग्राफ में सीखा था कि उसके इंपैक्ट क्या थे, सेम उसी प्रकार हम यहां पर भी इंपैक्ट समझते हैं इसका ग्राफ से। देखो आपको बहुत अच्छे से इसमें भी पता है कि ये हमारे पास दो एक्सिस पे बनेगा। एक हमारे पास ये रहा ओरिजिन, ये रहा हमारे पास भैया यहां पे एक्स एक्सिस, ये रहा हमारे पास वाई एक्सिस, और ये रहा हमारे पास ये वाला पॉइंट, ये नेगेटिव एक्सिस हो गया। अब मुझे एक बात बताइएगा
ये इन्वेस्टमेंट्स 40 करोड़ है, यानी कि ऑटोनॉमस है। आपने अगर पिछला चैप्टर देखा होगा तो ऑटोनॉमस, कंजम्पशन ले लो, इन्वेस्टमेंट ले लो, ये सब कैसे होते हैं, अगर मान लो चेंज नहीं हो रहे हैं तो पूरे टाइम फ्लैट होगा, है ना। जैसे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स वहां पर भी फ्लैट था, पूरे टाइम 20 का था। तो यहां पर क्या करूंगा, यहां पर मान लेता हूं कि भैया एक ये लाइन है जिसको मैं 40 की रेंज में रख रहा हूं, ये एक लाइन है जिसको मैं इन्वेस्टमेंट्स मान लेता हूं और 40 की रेंज में रख रहा हूं। ये रहा 40 से चालू हुआ और पूरे टाइम 40 पे ही है, बराबर बात। ये देखो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है इनकम, ये बता रहा है आउटपुट, कौन सा, एक्स एक्सिस, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों चीजें यहां पे बताता है। क्लियर, ये यहां एक्स एक्सिस पे सारी चीजें बता रहा है। यहां पर आपकी सेविंग्स आ रही हैं। अब देखो ध्यान से देखना, यहां पर आपकी सेविंग्स थी बेटा -40। तो आप मुझे बताइए सेविंग्स को मैं किधर से बनाना चालू करूं। तो सेविंग्स को मैं बनाना चालूंगा वाई एक्सिस के नेगेटिव पॉइंट से, यानी कि यहां पे सेविंग्स मैं प्रेजेंट कर रहा हूं वाई एक्सिस पे, तो मैं क्या करूंगा, दूसरे कलर से मैं यहां पे बनाता हूं सेविंग्स, और यहां से कहीं -40 बना लेता हूं, इधर -40, इधर से बनाना चालू करता हूं ऐसा। दिस शुड बी माई सेविंग्स, ये मेरी सेविंग्स होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरी सेविंग्स को दर्शाता है। क्लियर बच्चे, समझ आया। अब मेरे को एक बात बताइएगा, ये जो पूरा पॉइंट है कौन सा वाला, ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट, इसे ही हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, जहां पे हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दोनों मीट कर गए हैं, यानी कि S इज इक्वल टू आई है। यही हमारा पॉइंट है जिसको अपन इफेक्टिव डिमांड वाला पॉइंट कह रहे थे एडीएस में, ये सेम इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और यही ये पॉइंट शो करता है इधर भी, ठीक है, समझ आया। यहां पर भी ये सेम वही पॉइंट शो करता है जो हम लोग एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट और इसके इनकम को शो करता है, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, ये वाला हिस्सा देखो। अब इसके अलावा दो सिचुएशंस और होती हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट्स, जो कि यहां पे ऊपर दिख रही है तुम्हें, सेविंग्स यहां पे कम दिख रही है, नीचे की साइड है। तो ये जो पूरा एरिया तुम्हें दिख रहा है, ये जो पूरा एरिया दिख रहा है, इसमें सेविंग्स ज्यादा है कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। सर इस वाले पॉइंट में क्लियरली हमें दिख रहा है इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, सेविंग्स कम है। ऊपर तो इन्वेस्टमेंट है ना, यानी कि सेविंग्स इज लेस देन इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, सेविंग कम है, यानी कि इन्वेस्टमेंट भी खर्चा होता है, लोग खर्चा ज्यादा कर रहे हैं और बचा कम रहे हैं। जब लोग खर्चा ज्यादा करते हैं तो प्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक जो है वो कम पड़ जाता है। यही तो हमने सीखा था वहां पे कि जब डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से तो सामान कम पड़ जाता है, हमें ज्यादा बनाना पड़ता है। अब लोग जब इन्वेस्टमेंट यानी कि खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, बचा कम रहे हैं, जो इनकम आती खर्चा कर देते हैं, तो सामान ही खरीद रहे होंगे और क्या कर रहे होंगे, हाँ या ना। तो इसका मतलब है जो हमारी प्लान्ड इन्वेंट्री है सेम वही आपको सीखने को मिलेगा। प्लान इन्वेंट्री जो है बेटा वो हमारी यहां पर गिर जाती है, जैसा वहां पर था। यही तो था, अपन ने यही तो देखा था। क्या देखा था, प्लान इन्वेंट्री विल फॉल, प्लान इन्वेंट्री विल फॉल, और इसका यही सेम इंपैक्ट तुम्हें देखने को मिलेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दोनों पॉइंट सेम है, दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट तो सेम ही है ना, और उसका जो ये सिनेरियो है ये तो सेम ही चल रहा है, बस दो अलग अलग शेड्यूल में हम पढ़ रहे हैं। तो ये भी सेम ही चीज बताएगा। आप प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे क्योंकि आपके पास सामान कम पड़ रहा है, और प्रोडक्शन बढ़ाने से आपके पास आउटपुट बढ़ेगा, प्रोडक्ट्स बढ़ जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, और उसके साथ साथ बेटा इनकम भी बढ़ जाएगी। तो ये बहुत इजीली आपको पता है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत इजीली आप सीख चुके होंगे ये वाली बात, है ना। और सेम इसी प्रकार यहां पर आपको सेविंग ज्यादा दिख रही है इन्वेस्टमेंट से, यानी कि लोग यहां पे खर्चा ज्यादा नहीं सेविंग ज्यादा कर रहे हैं। तो दिस शेड शोज, ये शेड बताता है कि दिस शोज सेविंग्स इज मोर देन इन्वेस्टमेंट। आप सेव ज्यादा कर रहे हैं खर्चा से, मतलब आप पैसा खर्चा नहीं कर रहे हैं, बचा रहे हैं। अगर आप खर्चा नहीं कर रहे हैं तो सामान नहीं बिक रहा होगा, दैट मीन्स प्लान्ड इन्वेंट्री विल राइज। जब बिक ही नहीं रहा है सामान जो पड़ा हुआ है तो बढ़ेगा ही ना, इन्वेंट्री बढ़ ही रहा है, खर्चा ही नहीं हो रहा है, कुछ सामान जा ही नहीं रहा है, स्टॉक से गोडाउन से सामान निकल ही नहीं रहा है। जब सामान ही पड़ा हुआ नहीं बिक रहा तो क्या आप और बनवाओगे, नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हुआ तो आउटपुट कम हो जाएगा, आउटपुट कम हो जाएगा। अगर प्रोडक्शन करने के लिए लोग ही नहीं बुलवा रहे तो एम्प्लॉयमेंट कौन सा बढ़ता रहेगा, वो भी कम हो जाएगा। और जब सब कुछ कम हो ही रहा है तो इनकम कैसे कमाओगे, फिर इनकम भी आपकी कम हो जाएगी। दिस इज नोन एज SI अप्रोच। ये बेटा SI अप्रोच को बताता है।
और बहुत सिंपल है ये चीजें। जिन बच्चों को डिफिकल्ट लगती हैं वो शायद बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से पढ़ने की सोचते हैं, या फिर कहीं ऐसा पढ़ रहे हैं जिनको जो समझा नहीं पा रहे हैं ढंग से। तो आई होप कि आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा जो भी मैंने पॉइंट्स बताए, ठीक है। और इनको कंटिन्यूएशन में देखना है, मैं फिर बता चुका हूं, ठीक है बेटा। तो देखो यहां पर क्या सीखने को मिल रहा है, ये देखो हमारा SI अप्रोच है, यानी कि S = I, इक्विलिब्रियम पॉइंट, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दोनों मीट कर गए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है, ये देखो मैंने यहां पर एक और पॉइंट ऐसे बनाकर दिखाया था तुम्हें, जहां पे सेविंग ज्यादा, इन्वेस्टमेंट है, तो क्या हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, आउटपुट कम हो रहा है, इनकम कम हो रही है, एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है। सेम यहाँ पे जो मैंने बताया पूरा नीट एंड टाइडी यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आपके पास आ गया है, तो मैं दिखाता हूं, देखो सेविंग्स जब ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से, यानी कि ये वाला सिचुएशन, सेविंग ज्यादा इन्वेस्टमेंट से, तो क्या हो रहा है बेटा, फर्म रिड्यूसेस प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कम कर देती है। देखो क्या लिखा है था मैंने यहां पे, क्या लिखा है था, प्रोडक्शन कम हो रहा है, आउटपुट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, इनकम कम हो जाएगी। लोअर प्रोडक्शन डिक्रीजेस एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट एंड इनकम। यही पढ़ा अपन ने, यही देखा अपन ने, ठीक है। देखो अब कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें पता होगा ना, तो तुम उसको खुद से अपने शब्दों में भी आंसर कर सकते हो, और कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो अपने शब्दों में आंसर। कोई तुम्हें नंबर नहीं काटेगा, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, बस कॉन्फिडेंटली अच्छी भाषा में लिखना, ठीक है, अच्छी चीजों को एक्सप्लेन करते हुए लिखना। प्लान इन्वेंट्री फॉल हो जाएगा अगर सेविंग्स लोग कम करेंगे, खर्चा ज्यादा करेंगे, तो उसमें क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी। यही अपन ने देखा था बेटा, जब खर्चा ज्यादा करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और इनकम भी बढ़ेगी। वो मैंने वहां पे लिखा हुआ है सारे पॉइंट्स, यहाँ पे एक आध पॉइंट अगर मिस भी हो गए तो वहां पे लिखे हुए मैंने जो बताया तुम्हें, ठीक है। चलो जी आगे क्लियर है। अब देखो ये एक पॉइंट है जहां पर देखो, अब ये दोनों पॉइंट्स जो मैंने बनाए थे, ये रहा ADAS अप्रोच का, ये ADAS अप्रोच है, ये रहा SI अप्रोच। अब एक चीज नोटिस करना, जो इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट से मीट कर रहा है, यानी कि ये और ये दोनों सिचुएशन सेम है। तो आप चाहो तो मैं खुद भी बना सकता हूं या देख भी सकते हो। दोनों कर्व को अगर मैं पॉइंट को ऐड करूं तो देखो ये और ये दोनों के दोनों आपके सामने यहां पे बने हुए हैं। आप अगर बनाना नहीं जानते कि सर मैं कैसे बनाऊं, तो आप एक बहुत सिंपल तरीके से चीजों को बना सकते हो। जैसे कि कई बार होता है ना, सर एक बार बना के दिखा दीजिए, तो देखो यू हैव वेरी सिंपल ड्रॉइंग। एक छोटा छोटा सा पॉइंट बना देता हूं, जैसे कि ये रहा आपका AS, ये रहा आपका AD, ठीक है, ये आपका y एक्सिस तक रहेगा, ये आपका रहा x, ये रहा y। ये ADAS अप्रोच को बता रहा है ना, ये SI अप्रोच को बताएगा, इधर लिख देता हूं, SI अप्रोच को बताएगा, ठीक है। ये आपकी इन्वेस्टमेंट्स रही, ठीक है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट्स थोड़ी नीचे कर देता हूं। देखो अंदाजे से चल रहा है बेटा पूरा काम, है ना, क्योंकि मैं फ्री हैंड से बना रहा हूं और आप भी बना सकते हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें। ये देखो अब होगा क्या ना, आप इधर अभी मत कट करना, पहले इस पॉइंट को पकड़ना, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट रहा, इसको इधर ऐसे डाउन करते करते आना 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 आना। एक सेकंड, थोड़ी रेल बिगड़ गई भैया, हाँ ये देखो, ये इधर नीचे तक आना ऐसे, ठीक है, ठीक है, बीच में थोड़ी सी रेल बिगड़ गई दोस्तों, पर मान लेना, ठीक है। ये देखो ये तुम्हारा इधर, हाँ ये इधर आ गया, ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। अब इधर से क्या करना, यहां से जब सेविंग्स कर्व बनाओ तो इसको कट करते हुए निकल जाओ, जैसे कि ये ऐसा कुछ, ठीक है। तो तुम लोग को लिए दिक्कत नहीं होगी, बहुत इजीली बन जाएगा। तो दोनों को पहले जोड़ना मत, पहले इस पॉइंट को इससे जोड़ना और फिर लाइन खींच देना, तो दोनों पॉइंट बहुत आसानी से बन जाएंगे। और स्केल से बनाओगे तो और आसानी से बना लोगे, कौन सी प्रॉब्लमेटिक वाली बात है, ये तो मैंने फ्री हैंड से बनाया। तो ऐसे भी आप दोनों को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, समझ आ गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो तब माना जाता है जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पढ़ रहे होते हैं, है ना, कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की जब बात आती है तो कनीस ने बोला कि भाई फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ही अपन इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालते हैं, जहां पे कोई भी इंसान खाली नहीं बैठा, हर एक व्यक्ति जिसको काम करना है वो काम कर रहा है और उसको काम मिल चुका है। कोई भी इंसान खाली नहीं बैठा, यानी कि नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि खुद की स्वेच्छा से कोई इंसान बेरोजगार नहीं है, जिसको काम चाहिए उसको काम मिल चुका है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, जिसको हम ये वाला कहते हैं एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, जहां पे मीट करता है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ही होता है। जो अपन पढ़ के आए वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का ही था, जो मैंने ग्राफ बनाया था ADAS का। कनीस ने लेकिन एक चीज बोली, कनीसियंस थ्योरी में एक और बात आई कि जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति काम ही कर रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ लोग खाली बैठे हों। उस पॉइंट पर भी इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव करा जा सकता है, जिसे हम अंडर एम्प्लॉयमेंट और इनफैक्ट कुछ ओवर एम्प्लॉयमेंट, हद से ज्यादा डिमांड पर भी हम उसको एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पर टच कर सकते हैं। कैसे, मैं चाहूं तो आपको बनाकर दिखा भी सकता हूं। देखो कैसे, नॉर्मली तो क्या होता है,
जब नॉर्मली फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो देखो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस 0, यह आपका एएस कर्व रहा, यह आपका एडी कर्व रहा, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है और इसे ही हम फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यहां पे कोई नखरे नहीं है भैया, ये जो आप सीखते आ रहे हो वही फुल एम्प्लॉयमेंट केस होता है, ठीक है, यहां कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं थोड़ा सा इस वाले सेंस में वाई एक्स ओरिजिन, ठीक है, ये आपका एएस रहा, ये रहा आपका एडी, ये रहा आपका एडी। अब इस केस में क्या होता है, कई बार आपकी डिमांड थोड़ी सी कम होती है बच्चे, कई बार आपकी डिमांड जो है कई बार आपकी डिमांड जो है थोड़ी सी कम होती है बेटा, ठीक है। जैसे कुछ कुछ सिचुएशंस होती हैं जहां पे आप अंडर डिमांड कर रहे होते हो, उस केस में आपका एग्रीगेट डिमांड नीचे गिर जाता है, नीचे की तरफ, यानी कि इधर आपको दिखेगा, है ना, इधर आपको दिखेगा AD1, ये नीचे की तरफ गिर गया। अब इसका इक्विलिब्रियम कहां है, पॉइंट टच कर रहा है, ये देखो, ये दिख रहा है, ये AD कर्व AS से कहां टच कर रहा है, ये भी इक्विलिब्रियम पॉइंट माना जाता है, लेकिन ये अंडर एम्प्लॉयमेंट के केस में इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, यानी कि अंडर एम्प्लॉयमेंट में हो, नीचे की तरफ फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे की तरफ में आ गए हो, दिस इज अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और इसमें हमारी जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज जो हैं वो फुल्ली यूटिलाइज्ड नहीं करी जा रही हैं, यानी कि हर एक व्यक्ति काम नहीं कर रहा ना, बहुत सारे लोग बेरोजगार भी बैठे होंगे, तो हर एक तरीके से फुल्ली हम अपनी फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे हैं, हमारी रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रही हैं, चीजें खाली पड़ी हुई हैं दोस्तों, ठीक है, समझ आया। और आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ये रहा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, आपका फिर से एएस ये रहा, एडी आपका ये रहा। और कई बार क्या होता है, डिमांड हद से ज्यादा बढ़ जाती है, उसे ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। नाउ सर व्हाट इज ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, उसका भी बारे में तो मैं बताता हूं। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है, देखो इसका एडी और एएस कहां मीट कर रहा है बेटा, यहां मीट कर रहा है, इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट का केस ये है, डिमांड उससे ज्यादा है। लेकिन अब आपके मन में सर एक सवाल आएगा कि यहां पे तो सर आप रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे थे, यहां पे हर एक व्यक्ति जो काम ढूंढ रहा है उसके पास काम है, यानी कि नोबडी इज नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, यानी खुद की स्वेच्छा से कोई खाली तो नहीं बैठा, तो सर फिर ये डिमांड कैसे बढ़ रही है, मतलब हर एक व्यक्ति जो काम करना चाहता है वो काम कर रहा है, तो डिमांड कैसे बढ़ गई, और आप इसको केटर कैसे करोगे। तो देखो स्पेशली ये केस जो है ना थोड़ा सा अलग माना जाता है, कैसे, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट को हम मानते हैं कि भाई एक्चुअली तो हम प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकते, हर एक आदमी जो काम कर रहा है वो अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा है। तो अगर मान लीजिए 40 लाख लोग काम कर रहे हैं, 40 लाख लोग ही काम ढूंढ रहे थे और 40 के 40 लोग काम कर रहे हैं, कोई भी वेट नहीं कर रहा है, सब अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। एक्चुअलिटी में यही होता है, अगर डिमांड बढ़ जाती है तो उससे महंगाई बढ़ जाती है, जिस वजह से आपको आपकी डिमांड ज्यादा दिखती है। समझ आया, महंगाई के वजह से आपको आपकी डिमांड ज्यादा दिखती है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हो जाते हैं। देखो क्या लिखा है, हाउएवर इन रियलिटी एक्चुअल आउटपुट कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड द लेवल ऑफ एज इकोनॉमी is already at full employment level, there is no ideal capacity। कोई खाली बैठा ही नहीं है, तो आप बढ़ाओगे कैसे प्रोडक्शन, बढ़ा ही नहीं सकते, ये तो सिर्फ इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स की वजह से होता है, इसीलिए इसे ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। ये सामने तुम्हारे सारे पॉइंट्स रखे हुए हैं, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट वाला था, इसके ऊपर है, यहां पर तुम्हारा अंडर एम्प्लॉयमेंट है, और ये नॉर्मल सिचुएशन है जहां पे तुम काम कर रहे हो, ठीक है। देखो रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली यूज्ड, यहां पे बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, और यहां तो नॉर्मली कोई भी इंसान ठाला नहीं बैठा हुआ है, सब काम कर रहा है, ठीक है बेटा, समझ आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अच्छा चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाय द वे, ठीक है। चलो अब इसका एक और बहुत अच्छा पॉइंट आता है, शॉर्ट रन फिक्स्ड प्राइस एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट मार्केट। देखो होता क्या है, आपको मैंने एक अजम्पशन बताया था, जिसमें से एक अजम्पशन ये था कि आप इसे शॉर्ट रन में पढ़ते हैं। ऐसा क्यों सर? देखो जब हम बात करते हैं कनीशियंस, जब आप कनीशियंस की थ्योरी बहुत डिटेल में और बड़े लेवल पे पढ़ते हैं ना, जो कि आपके सिलेबस के बाहर है, तो उसमें एक था कि लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में कनीशियन ने बोला कि ऑल ऑफ अस विल बी डेड। बहुत लंबे समय की अगर बात करेंगे तो हम सब तो मर ही जाएंगे जब तक एम्प्लॉयमेंट अपना इक्विलिब्रियम लेवल पर आएगा।
तो हम हमेशा ये पढ़ते हैं कि कम समय में अगर आज एम्प्लॉयमेंट कम है या एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है तो इसको इक्विलिब्रियम लेवल पर कैसे लाया जा सकता है, इसलिए हम इसे शॉर्ट रन में पढ़ते हैं। शॉर्ट रन में पढ़ने का एकमात्र कारण यही होता है। ऊपर से इसके और रीजंस ये हैं, शॉर्ट रन में पढ़ने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये भी कहता है कि एक फर्म जो है उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो पूरे मार्केट की प्राइसेस को इन्फ्लुएंस कर सके। जब डिमांड ज्यादा हो या कम हो तो अकेला व्यक्ति तो पूरे प्रोडक्ट की प्राइस चेंज नहीं कर सकता पूरे मार्केट में। जैसे कि एक दुकानदार कैसे दूध की प्राइस को बढ़ा सकता है, ये तो दुनिया के सारे लोगों को बढ़ानी पड़ेगी तब उसकी प्राइस बढ़ेगी, तो उसके पास इतनी पावर है नहीं। और दूसरी चीज, कम समय में वो प्रोडक्शन भी नहीं कर सकता। तो ये कुछ सिचुएशंस होती है। इन शॉर्ट रन प्राइस डू नॉट एडजस्ट इमीडिएटली टू द एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई। जब सप्लाई ज्यादा हो या डिमांड ज्यादा हो वो एकदम से एडजस्ट नहीं कर सकता शॉर्ट रन में प्राइस, ठीक है। फर्म फर्स्ट रिवाइज प्रोडक्शन प्लान, वो प्रोडक्शन प्लान रिवाइज करता है। रिड्यूस आउटपुट व्हेन इन्वेंट्री एक्यूमुलेट, देखो होगा क्या ना, अगर उसका सामान बिक नहीं रहा तो वो अगले साइकिल में बनाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि पिछला वाला पड़ा हुआ है, तो अभी क्यों बनाऊं जब तक कि पिछला वाला ही नहीं बिका, तो प्रोडक्शन नहीं करेगा। अगर मान लीजिए सप्लाई एक्सेस में है, डिमांड बहुत कम है तो, लेकिन अगर मान लीजिए डिमांड ज्यादा है तो क्या कर सकता है, वो प्राइसेस नहीं बढ़ा सकता। कि प्राइस बढ़ा भी लेगा तो खरीदेगा कौन, बाकी सब लोग नहीं बढ़ाने वाले प्राइस। इसीलिए हम लोग शॉर्ट रन में मार्केट प्राइस रिमेन्स फिक्स्ड इन द शॉर्ट रन। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आता है कि ना आप प्राइस बढ़ा सकते हो, ना आप एक्सेस सप्लाई के केस में आप प्रोडक्शन कम कर दोगे तो आपका प्राइस कैसे बढ़ाओगे, आप प्राइस बढ़ा ही नहीं सकते, आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप अकेले एक ऐसी सिचुएशन में नहीं हो जहां आप पूरे मार्केट की प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सको, ठीक है। चाहो तो फटाक से बेटा इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट सीखते हैं जिसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, और एग्जाम में आने के इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ना और बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। देखो केनीस ने कॉन्सेप्ट दिया और ये बोला कि जब आपकी इकोनॉमी में कुछ इन्वेस्टमेंट होता है ना, थोड़ा सा भी, उस इन्वेस्टमेंट के अमाउंट से कई गुना ज्यादा इनकम बढ़ जाती है देश में, नेशनल इनकम बढ़ जाती है। ये कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले 3 विशेष चीजों का ध्यान देना पड़ेगा आपको यहां पे। पहली बात, दैट इज वैल्यू ऑफ के निकालना। के की वैल्यू का मतलब क्या होता है बेटा, मल्टीप्लायर होता है। इसका मतलब मल्टीप्लायर यही बताता है कि अगर मान लीजिए 100 करोड़ से अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ी है तो कितना गुना इनकम बढ़ जाएगी, कितने टाइम्स इनकम बन जाएगी, उस चीज को बताता है, मल्टीप्लायर को बताता है। ये कहीं ना कहीं मिलता जुलता टॉपिक आपको लग रहा होगा, जैसे आपने बैंकिंग में मनी मल्टीप्लायर पढ़ा था कि बैंक के पास अगर पहला डिपॉजिट 1000 रुपए से आता है तो बैंक 5000 रुपए कैसे बना लेता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, वरना यहां पे भी समझ लेना। दो वैसे कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं लेकिन दोनों मिलते जुलते से हैं, ठीक है। हमें मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालना पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसका आपसी संबंध यानी कि रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप किससे बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन के एंड एमपीसी एंड एमपीएस। एमपीएस एमपीसी से के का संबंध क्या है कि कितना खर्चा करोगे तो कितनी इनकम बढ़ा लोगे, कितनी सेविंग्स करोगे तो कितने टाइम्स इनकम बढ़ा लोगे, उस चीज को बताता है। और तीसरा चीज है आपके पास मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के, यानी कि मैक्सिमम कितना गुना इनकम बना सकते हो, मिनिमम कितना इनकम बना सकते हो, ये भी हमें यहां पर सीखना होगा। और दैट विल बी द एंड ऑफ द चैप्टर। देखो पर अभी इतना जल्दी नहीं भाई, ये तो मैंने सिर्फ बताया, ये 3 चीजें सीखनी है आपको। देखो मैंने जो बताया आपको वो यहां पे यही लिखा हुआ है कि इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट विल लीड टू मल्टीपल इंक्रीज इन नेशनल इनकम। कि आप कुछ इन्वेस्टमेंट बढ़ा के तो देखिए, नेशनल इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। ये रिलेशनशिप किसके बताता है कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ा, दैट लीड्स टू चेंज इन इनकम, इनकम भी बढ़ जाती है। और इसको हम एक छोटे प्यारे से फॉर्मूले से पढ़ते हैं जो कि है के का वैल्यू चेंज इन इन्वेस्टमेंट और चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया उससे कितनी इनकम बढ़ गई, ये टाइम्स आपको बता देगा। एक एग्जांपल के फॉर्म में मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। देखिए इन्वेस्टमेंट बढ़ा है 4000 से, ठीक है, और इनकम बढ़ी है 16000 से। तो देखो के का फॉर्मूला क्या था बेटे, ये देखो इनकम कितनी बढ़ी, इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा। देखो चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है आपका दोस्त, यहां पे है 4000, तो लिख दो यहां पे, देखो 4000, 4000 आपका इधर आ जाएगा। ऊपर आपकी इनकम कितनी बढ़ गई, इनकम बढ़ गई 16000 से। तो देखो सिंपल तरीके से आपको यहां पे दिखेगा 16000, ठीक है। सॉल्व करोगे, सिंपल मैथ है दोस्त, ये देखो 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 कट गए, ये हो गया भैया 4 टाइम्स, यानी कि के का वैल्यू है 4। दिस मीन्स इनकम increased
बाय 4 टाइम्स दी इन्वेस्टमेंट्स, के इन्वेस्टमेंट्स के कंपैरिजन में 4 गुना हमारी इनकम बढ़ गई है। ये देखो ना, 4,000 रुपए हमारा इन्वेस्टमेंट था तो 16,000 से इनकम बढ़ गई। सर ये होता कैसे है? लेकिन ये तो आपने एग्जांपल बता दिया, अब ये तो बता दो होता कैसे। देखो अब एक बहुत प्यारी ड्राइंग से तुम्हें समझाता हूं। सरकार ने सोचा कि हम कुछ फ्लाईओवर बनाते हैं, कुछ डेवलपमेंट करते हैं, कुछ खर्चा करते हैं। फ्लाईओवर बनाने का जो प्रोजेक्ट होगा वो 100 करोड़ रुपए का होगा मान लीजिए। अब 100 करोड़ रुपए किसकी जेब में जाएंगे? सरकार की जेब से निकल के। ये उन कंस्ट्रक्टर्स के पास जाएंगे जो किस पे काम कर रहे होंगे, इंजीनियर्स, जो लेबर्स इस पे काम कर रहे होंगे, दिहाड़ी ले रहे होंगे, उनके जेब में पैसा जाएगा, है ना। फिर उसके बाद किसके पास पैसा जाएगा बेटा? उसके बाद पैसा जाएगा उन सीमेंट वालों के पास जिनसे ये फ्लाईओवर बनाए जा रहे होंगे, उन मान लीजिए स्टील वालों के पास जिनके लोहे से हम फ्लाईओवर्स बना रहे होंगे। बेसिकली इकोनॉमी में पैसा चला जाता है, अपन ये मान सकते हैं, राइट। तो 100 करोड़ सरकार की जेब से निकल के इकोनॉमी में चले गए। अब जिन लोगों के पास पैसा पहुंचा होगा ये घर लेकर गए। अब इन्होंने क्या सोचा, ये मान लेते हैं, हम एक कॉमन चीज ले लेते हैं कि इकोनॉमी में एक नोशन बना हुआ है कि जितना भी कमाते हैं उसका 90% आप खर्चा कर देते हो। तो उसको हम ये भी कह सकते हैं कि एमपीसी कैन बी 0.9, यानी कि जितना भी कमाओगे उसका 90% आप खर्चा कर दोगे। तो एमपीसी का मतलब 0.9 हो गया। 0.9 शोज 90% आप खर्चा कर देते हो। कंजम्पशन को बताता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और 10% जो बता हुआ है वो आप सेव कर लेते हैं, यानी कि एमपीसी विल बी 0.1, कि आप 10% बचा लेते हैं। तो आपने जो 100 करोड़ कमाया उसमें से आपने 10 करोड़ सेव किया और 90 करोड़ आपने खर्चा कर दिया। कहां किया? गाड़ी खरीद ली, घर खरीद लिए, बहुत सारी चीजें आपने खरीद ली होंगी, 90 करोड़ खर्चा किया। अब मान लीजिए सारा पैसा, एक एग्जांपल सिंप्लिसिटी के लिए, कि सारे लोगों ने गाड़ियां खरीद ली, तो जितने भी शोरूम वाले हैं उनकी इनकम कितनी हुई बेटा? किसी का खर्चा, किसी की इनकम। तो इनने कितना कमाया? इनने 90 करोड़ रुपए कमा ली, क्योंकि यहां पे हमने 90 करोड़ खर्चा किए। अब जैसे ही सारा पैसा ये इनकम लेकर घर गए तो इन्होंने 90 करोड़ में क्या किया? इन्होंने भी 90% उसका खर्चा किया होगा। 90 करोड़ का 90% कितना होता है? 81 करोड़। लो भैया हमने 81 करोड़ खर्चा कर दिया। कहां खर्चा किया होगा? मान लीजिए कोई शोरूम गए होंगे। अरे कार शोरूम क्यों लिखा हुआ इधर बेटा, थोड़ी सी गलती हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी। आपने शॉपिंग में खर्चा कर दिया, ठीक है, शॉपिंग में। भैया 81 करोड़ की कौन सी शॉपिंग होती बेटा? होती है, अगर बीवी के साथ जाओगे ना तो हो ही जाएगी बेटा। तो 81 करोड़ की तुम्हारी शॉपिंग हो गई, क्लियर। और 9 करोड़ जो 10% बचा था वो तुमने यहां पर सेव कर लिया। तो ऐसे प्रोसेस चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। कब तक चलता है उसको मैं अब तुम्हें एक फॉर्मेट में रियल एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। देखो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, देखो यहां पे लिखा हुआ है ना इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ये लिखा हुआ है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो 100 करोड़ रुपए तुम्हारे पास आए, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, 100 करोड़ से इन्वेस्टमेंट हुआ, फ्लाईओवर बना, इकोनॉमी में 100 करोड़ गए, जिसमें से 90 करोड़ खर्चा किए होंगे। इंक्रीज इन इनकम यानी कि एमपीसी, एमपीसी तुम्हारा क्या था बच्चा? 0.9 था, तो 90 करोड़ तुमने खर्चा कर दिए। 100 करोड़ का 90 करोड़ तुमने खर्चा कर दिया। 10 करोड़ तुमने सेव किया, देखो इंक्रीज इन इनकम, ये सेविंग्स है तुम्हारी 10 करोड़। अब ये जब 90 करोड़ वापस इनकम बन गई, क्योंकि तुमने खर्चा किया तो किसी की इनकम हुई, 90 करोड़ वापस तुम्हारा किसी की इनकम हुई, तो इन्होंने 10% सेव कर लिया, यानी कि 9% बचा लिया, सेव कर लिया सेविंग्स। बाकी का 81 करोड़ इनने भी खर्चा कर दिया, इन्होंने भी खर्चा कर दिया 81 करोड़ बेटा। अब ये 81 करोड़ जब इनने खर्चा किया तो ये किसी और की इनकम हुई, 81 करोड़ किसी और की इनकम हुई। इन्होंने इसका 10% बचाया, यानी कि 8.1 करोड़। बचा हुआ 72.9 करोड़ वो आपने क्या किया बेटा? खर्चा कर दिया। फिर खर्चा वापस किसी की इनकम बनी 72.90। अरे भैया पता चल गया आप तो, देखो फिर भी देख लो जब तक चल रहा है। 72.90 करोड़ ये किसी की इनकम हुई, इसका 10% इन्होंने भैया सेव कर लिया। बचा हुआ क्या किया भैया? इनने खर्चा कर दिया 65.61 करोड़, ये किसी की इनकम हुई। अब ये चलता जाएगा ऐसे, ये चलता जाएगा। सर कब तक चलता जाएगा? कब तक चलता जाएगा? जब हमारा टोटल हमारी इनकम 1000 करोड़ ना हो जाए, हमारा टोटल खर्चा 900 करोड़ ना हो जाए, और हमारी टोटल सेविंग्स बराबर ना हो जाए इन्वेस्टमेंट के। ये देखो हमारी जो टोटल सेविंग्स है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर हो गई। मतलब पूरी समाज में जो आपकी सरकार ने 100 करोड़ इन्वेस्ट किए थे ना, उससे अब 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इनकम बन गई है, यानी कि 10 गुना इनकम बन गई है।
और उसमें से हमने उतनी ही सेविंग कर ली जितने की सरकार ने इन्वेस्टमेंट करी थी। सर ये कैसे होता है? देखो तुम्हारा ये देखो यहां पे लिखा हुआ है, वैसे तो चेंज इन, अगर इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट करूं तो ये देखो क्या होगा, आपकी इनकम कितनी बढ़ गई, 1000 करोड़ की इनकम बन गई। यानी कि इनकम बनी आपकी 1000 करोड़, पर आपने इन्वेस्ट कितना किया था? आपने तो इन्वेस्ट किया था सर सिर्फ 100 करोड़, यानी कि इट इज के की वैल्यू इज 10, यानी कि आपने 10 टाइम्स इनकम बना ली देन दी योर इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट का 10 गुना आपने बना लिया। ये है हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। समझ आया बच्चे? के का वैल्यू आप निकालना सीख गए। अब कोई भी वैल्यू अगर आपको दी जाए तो आप के का वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। चाहो तो एक बार फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया आप लोगों ने। अब चलते हैं एक और प्यारी सी बात सीखते हैं। ये इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है कि देखो, वन पर्सन एक्सपेंडिचर बिकम्स अनदर पर्सन इनकम। यही मैंने बोला था, एक का खर्चा किसी की इनकम होती है, एंड सो ये चलता रहता है। 100 करोड़ इकोनॉमी में 90 करोड़ खर्चा किया, 10 करोड़ बचा लिया, फिर 81 खर्चा किया, फिर 72 पॉइंट किया। तो ऐसे करते करते आप 1000 करोड़ की इनकम जनरेट कर लेते हैं। ये सेम बस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में 90% स्पेंड करो, 10% सेव करो, बस इतना सही है। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाय द वे। क्लियर? चलो अब के की वैल्यू अपन 3 फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एक तो आपने जो पढ़ लिया, ठीक है। दूसरा आप निकाल सकते हो 1/1 माइनस एमपीसी करके। जैसे मैंने अभी एमपीसी लिया था आपका 0.9 है ना, 0.9 लिया था। तो कैसे इसको निकाल सकते हैं? के की वैल्यू अगर 1/1 माइनस एमपीसी है तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/1 माइनस 0.9, है या ना। और मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा फर्दर तो मुझे क्या मिलेगा, 1/0.1। दैट मीन्स के की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 10 हो जाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? तो के की वैल्यू यहां पे भी 10 हो गई। अगर इधर बात करूं एमपीएस, तो एमपीएस कितना था, सेविंग्स में 10% कर रहा था ना, तो 0.1% क्या हो गया बच्चे, 0.1 क्या होगा, एमपीएस, यानी कि 10% सेविंग्स है। तो इसको भी मैं निकाल लूं, 1/MPS विल गिव मी योर के मल्टीप्लायर। तो 1/0.1 विल गिव मी 10 टाइम्स। मैं यहां पे भी 10 गुना ही बना रहा हूं। ठीक है, समझ आया? तो मैं एमपीएस और एमपीसी की मदद से भी मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो वी हैव 3 वेज, 3 तरीके हो गए हमारे पास एमपीसी और एमपीएस निकालने के। इसका भी फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप ये जानते हैं बेटा कि एमपीसी और एमपीएस दोनों मिलकर, एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों मिलकर वैल्यू 1 होता है। मतलब इनकी 1 वैल्यू होती है दोनों की मिलाकर, है ना। यानी कि इसकी जो रेंज होगी, इसकी जो दोनों की रेंज होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी, है या ना। अब हम क्या करेंगे, इसका रिलेशनशिप पढ़ेंगे कि एमपीसी एमपीएस कैसे रिलेटेड है के, यानी कि मल्टीप्लायर की वैल्यू से। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, देखो यहां पर हमारे पास इसका रिलेशनशिप है। ये रहा एमपीसी, ये रहा एमपीएस। अब दोनों को 1 माइनस एमपीसी भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए दोनों की मिला के 1 होनी है वैल्यू, ध्यान रखना इसको, ये मैंने पिछली वीडियोस में बताया भी है। तो देखो अगर आपका खर्चा 0 है तो सेविंग्स पूरी की पूरी हो रही होगी। 0 + 1 कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो देखो अगर मैं बोलूं कि 1/1 माइनस 0 तो कितना हो जाएगा, 1/1। तो ये कितना हो गया, 1। यानी कि हमारा के का वैल्यू सबसे पहले क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखो ये कितना हो गया, के का वैल्यू हमारा 1 हो गया, 1 हो गया जी, के का वैल्यू इज 1। ठीक है, अब अगर मैं आ जाऊं दूसरे पॉइंट पे तो मुझे क्या मिलेगा भैया, दूसरा पॉइंट मुझे मिलेगा कि 0.5। अब 0.5 ये ले लूं या ये ले लूं, चलो एमपीएस के थ्रू निकाल लेते हैं। तो 1/MPS गिव्स यू 1/0.5, यानी कि के का वैल्यू आ जाएगा बेटा 2। के का वैल्यू आ जाएगा 2। सो के का वैल्यू क्या है इधर बच्चे, के का वैल्यू आ जाएगा 2। ये देखो 2 दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, है ना, ये तुम्हें 2 दिखेगा। तो के का वैल्यू कितना है बच्चे, ये तुम्हें 2 दिख जाएगा। सेम वे अब मुझे आगे बढ़ते जाना है। अगर मान लीजिए 0.67 अगर एमपीसी है और 0.33 अगर एमपीएस है, तो 1/0.33 ले लो या 1/1 माइनस 0, देखो ले दे के बाद क्या होती है, 1/1 माइनस 0.67 और 1/0.33। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा ना तो क्या मिलेगा मुझे, 1/0.33 ही मिलेगा। मतलब दोनों एट द एंड सेम ही होता है, दोनों एट द एंड सेम ही होता है, बस एक को 1 से माइनस करना होता है तो ये मिल जाता है ना। ये तो अपने को ऑलरेडी पता है। तो देखो ये कितना होगा, 1/0.33 क्या होगा, 3 टाइम्स हो जाएगा बेटा, 3 टाइम्स हो जाएगा। यानी के की वैल्यू यहां पर 3 टाइम्स हो गई,
3 टाइम्स हो गई। 1/0.75 यानी कि एक 3/4 हिस्सा है। ये कितना है बेटा, 1/4 हिस्सा है, यानी कि 1 अगर 0.5 करूं, 1/0.25 करूं तो कितना आएगा, इट विल गिव मी 4 टाइम्स। ये मेरा 4 आ जाएगा, यानी k की वैल्यू इज 4, k की वैल्यू इज 4, है ना। बस करते जाओ, अभी आगे करते जाओ, इसका लॉजिक तुम्हें पता चलेगा, 2 मिनट में सीख जाओगे तुम इसका रिलेशनशिप। ठीक है बेटा, समझ आ गया। अब देखो आगे देखो, 0.8 और 0.2, तो ये क्या हो गया, ये 4/5 हिस्सा है, ये 1/5 हिस्सा है, यानी कि 1/0.2 ले लूं या 1/1 माइनस 0.8 ले लूं, बात तो एक ही है, 1/0.2 ही होना है ये चीज, और जिसको मैं कहूंगा 5, यानी k की वैल्यू विल बी 5, k की वैल्यू विल बी 5। तो ये भी तुम्हें समझ आ गया, k की वैल्यू 5 होगी। और 0.9 अभी अपन निकाल कर आए हैं, 0.9 अगर MPC होता है तो आपका ये क्या होगा, 1/1 माइनस 0.9, यानी कि 1/0.1, दैट विल गिव यू k की वैल्यू दैट इज 10, k की वैल्यू तुम्हें 10 मिल जाएगी। एंड द लास्ट पॉइंट, अगर जितना तुम्हारा पैसा आ रहा है उतना ही तुम पूरा खर्चा कर देते हो, यानी कि पूरा खर्चा कर दिया, सेविंग 0 है दोस्त, तो 1/1 माइनस 1 यानी कि 1/0 विल गिव यू इनफाइनाइट। ये क्या देगा तुम्हें, इन्फिनिटी दे देगा। तो ये क्या हुआ, k का वैल्यू इज इनफाइनाइट, 1/0 विल गिव यू इन्फिनिटी, 1/0 विल गिव यू इन्फिनिटी। अब जो तुम्हें 2 चीजें सीखनी थी ना बेटा, 2 चीजें सीखनी थी ना तुम्हें, 2 चीजें सीखनी थी ना तुम्हें, कौन कौन सी, यहां पर देखो, ये 2 चीजें सीखनी थी ना। k का वैल्यू निकाला तो तुम सीख गए कि कैसे निकालते हैं, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और 1/1 माइनस MPC, ये 3 फॉर्मूला देखे थे ना तुमने, ये 3 फॉर्मूला देखे थे, ये तीनों से तुम k की वैल्यू निकालना सीख ही गए। अब देखो एक चीज देखना, बाकी दोनों चीज देखनी थी ना, k से इनका आपसी संबंध कैसा है और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसी है, उसी स्लाइड पे सब कुछ समझा दूंगा। देखो यहां देखना, कहां गया, हाँ ये रहा, देखो MPC अगर बढ़ता जा रहा है, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इफ इज राइजिंग, अगर बढ़ता जा रहा है तो k का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 5 10 और इंफिनिटी, k का वैल्यू भी बढ़ता जा रहा है, यानी कि दे बोथ आर डायरेक्टली रिलेटेड। बेटा जितना ज्यादा खर्चा करोगे, समझ आया, जितना ज्यादा खर्चा करोगे उतनी इनकम बढ़ेगी। कैसे, मेरा खर्चा किसी और की इनकम, तो भैया मैं खर्चा करूंगा तभी तो दूसरों की इनकम होगी, तभी तो हमारी इनकम मल्टीप्लाई होगी। तुम देखो ना यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर यही तो हो रहा था कि हम जब बहुत सारा खर्चा 90% खर्चा करते हैं तो देखो ना 10 गुना इनकम बढ़ती है, 10 टाइम्स इनकम बढ़ जाती है, 10 गुना बढ़ जाती है इनकम जब मैं 90% खर्चा करता हूं। ठीक है, समझ आया बेटा। अब देखो सेम चीज समझना, जब MPC, जब सेविंग्स मेरी कम होती जाती है, सेविंग्स MPC गिरती जाती है, देखो 1 0.5 0.3 0.25 0.2 0.1, ये जब ऐसे गिरती जाती है तो भी k की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है, 1 2 3 4 5 10 इंफिनिटी, यानी कि दे आर इनवर्सली रिलेटेड। ये इनवर्सली रिलेटेड है। जब सेविंग्स कम करोगे तब आपका इनकम ज्यादा बढ़ेगा, जब सेविंग ज्यादा करोगे मल्टीपल इनकम सबसे कम बढ़ेगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है MPC की। सर दोनों मिलकर, यानी कि दोनों मिलकर MPC प्लस MPS दोनों मिलकर 1 होते हैं। तो ये देखो 0.5 भी हो सकता है, ये 0.5 हो सकता है, ये 1 बन गया, 0.9 हो सकता है, ये 0.1 हो सकता है, ये भी 1 हो गया। मतलब ले दे के ये भी 1 हो सकता है, ये भी 1 हो सकता है, मैक्सिमम तो यही हो सकता है ना दोस्त, मैक्सिमम यही हो सकता है ना कि भैया MPC और MPS मैक्सिमम क्या कर सकते हो, उसका 1 ही कर सकते हो, उससे तो क्या होगा, हाँ या ना। तो देखो अब सारे केस मैंने यहां ले लिए, जब मेरा खर्चा एकदम कम था, 0 था, तो क्या हुआ, इनकम कितनी थी, 1, यानी कि देखो होगा क्या, मैं इसको आपको एक लॉजिकल सेंस से बताता हूं। देखो मैं अगर खर्चा बिल्कुल नहीं कर रहा हूं तो देखो 100 करोड़ आए, मैं सारा का सारा सेव कर लिया, सारा का सारा सेव कर लिया, तो बताइए कुछ नेक्स्ट इनकम होने वाली है क्या, नहीं। तो कितने टाइम्स इनकम बनी, सिर्फ एक टाइम इनकम बनी, एक टाइम इनकम बनी, जितना पैसा आया पूरा सेव कर लिया, खर्चा ही नहीं किया।
एक ही टाइम इनकम बनी ना, कितनी इनकम हुई, सरकार ने 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया, मेरी इनकम भी कितनी बच गई, मेरी भी इनकम 100 ही करोड़ हुई। सरकार का इन्वेस्टमेंट था 100 करोड़ का, तो मेरी इनकम भी देश की 100 करोड़ हुई, जितना पैसा है पूरा सेव कर लिया। लेकिन अगर मैं दूसरा केस बोलूं कि पूरा का पूरा खर्च कर देना दोस्त, इनकम आपकी इन्वेस्टमेंट हुई 100 करोड़, इन्वेस्टमेंट हुई 100 करोड़, आपने खर्चा किया 100 करोड़, आपने पूरा स्पेंड कर दिया, पूरा स्पेंड कर दिया, आपने पूरा स्पेंड कर दिया 100 करोड़। फिर से किसी की इनकम हुई, उसने भी पूरा 100 करोड़ खर्चा कर दिया। फिर से किसी की इनकम हुई, उसने भी पूरा 100 करोड़ खर्चा कर दिया। फिर से किसी की इनकम हुई 100 करोड़, फिर उसने पूरा 100 करोड़ खर्चा कर दिया। मतलब कोई बचा ही नहीं रहा है ना, तो ये कब तक चलता रहेगा सर, ये तो इनफाइनाइट चलता रहेगा ना, तो इसी को क्या कहते हैं, ये रहा इनफाइनाइट, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के विल बी इनफाइनाइट और मिनिमम वैल्यू ऑफ के विल बी 1। समझ आया बेटा, ये देख लो, मिनिमम वैल्यू है आपकी के की, दैट इज 1, ये रहा मिनिमम वैल्यू, और ये रहा इंफिनिटी, दैट इज योर मैक्सिमम वैल्यू, ये तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू है के की। समझ आ गया? तो आपने जो भी सारे पॉइंट्स देखने थे आप सारे के सारे सीख चुके हो। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलिए बेटा, ले लिया स्क्रीनशॉट आपने। आई होप कि आपको मजे से समझ आया होगा सब कुछ। बहुत इजी और बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बस ध्यान से सुनना होता है। देखो, इसका मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी बता देता हूं पूरा। एमपीसी और मल्टीप्लायर का रिलेशन कैसा है बेटा? देखो, डायरेक्ट रिलेशन है एकदम बिल्कुल। कैसे? अगर एमपीसी और मल्टीप्लायर की बात करें, हायर द एमपीसी leads to higher the value of multiplier, lower the MPC leads to a lower multiplier। जितना ज्यादा खर्चा करोगे उतनी ज्यादा गुना इनकम बढ़ेगी, क्योंकि एक आदमी का खर्चा दूसरे आदमी की इनकम होती है, तो खर्चा ज्यादा करोगे इनकम ज्यादा बढ़ेगी। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। एमपीसी हाई, अ लार्ज शेयर ऑफ इंक्रीज इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन रिजल्टिंग अ हायर मल्टीप्लायर। ये बोल रहा है कि ज्यादा खर्चा करोगे तो ज्यादा लोग कंज्यूम करेंगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो ज्यादा खर्चा करेंगे, ज्यादा इनकम बढ़ेगी और मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा। वही लॉजिक बता रहा है, एमपीसी अगर कम होगा, लोग खर्चा कम करेंगे तो लोगों के पास पैसा कम होगा, इनकम कम आएगी, तो भैया ऑब्वियस सी बात है मल्टीप्लायर भी कम हो जाएगा। ठीक है, चलो जी। इसके बाद आता है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कितना है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर निकालने के लिए मान लीजिए अब सारा पैसा आप खर्चा कर रहे हैं, इकोनॉमी डिसाइड्स टू कंज्यूम द होल ऑफ इट्स एडिशनल इनकम। 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, 100 करोड़ ही खर्चा करने लग गए, कुछ सेव नहीं कर रहे हैं। तो देखो 1 अपॉन एमपीसी कितना है, 1 है, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, यानी कि 1 अपॉन 1 माइनस 1, 1 अपॉन 0 इंफिनिटी, यानी कि इनफाइनाइट टाइम्स इनकम बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। आप सब खर्चा करते जाओगे, कुछ नहीं बचाओगे, हर आदमी यही करता रहेगा, तो ऑब्वियस बात है मल्टीपल टाइम्स इनकम बढ़ती ही जाएगी, इनफाइनाइट टाइम तक करती जाएगी वो चीज। मिनिमम वैल्यू कैसे होगा बेटा? मिनिमम वैल्यू के केस में आप कुछ खर्चा नहीं कर रहे हैं, एमपीसी इज 0, आप कुछ खर्चा नहीं कर रहे हैं, जितना पैसा आया सबका सब सेव कर दिया आपने, यानी कि एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, सारा बचा लिया। दिस मींस कि 1 अपॉन 1 माइनस 0, 1 अपॉन 1 माइनस 0 गिव्स यू 1 अपॉन 1, दैट इज 1। तो मिनिमम टाइम्स जितना आएगा अगर उतना ही सेव कर लोगे, तो एक ही बार इनकम जनरेट हुई ना, तो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, 100 करोड़ की इनकम हुई, 1 टाइम्स ही आप बना पाए, ज्यादा नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो ये मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर आपको यहां पर शो करता है। ठीक है, अब आता है आपके पास एक इसका ग्राफ। मैं इसको ग्राफ से भी समझा देता हूं कि ग्राफ में कैसा दिखेगा आपको। देखो, ये हमारे पास रहा x, ये रहा y, ये रहा ओरिजिन, ये बना देता हूं मैं भैया 45 डिग्री कर्व, AS कर्व, ये आपका रहा एग्रीगेट डिमांड कर्व जो कि है आपका C+I। ठीक है, और ये आपका जो है आपका एडिशनल जो इन्वेस्टमेंट्स को बता रहा है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स को जो बताएगा वो आपका ये होगा AD वाला कर्व जो कि होगा C+I प्लस इन्वेस्टमेंट्स बड़े हैं तो आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी यहां ऐड कर दीजिए, तभी तो ऊपर की तरफ शिफ्ट दिखा है आपको। यहां मान लीजिए आपका पॉइंट E है और ये मान लीजिए यहां पे आपका पॉइंट E है, ये आपका पॉइंट F है, इसको मान लीजिए पॉइंट E है। ठीक है, समझ आ गया? तो आपको ये दिखेगा कि जो आपने जो ये इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है ना दोस्त, आपने जो इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है ना, उस वजह से देखो इनकम की अगर मैं बात करूं, अगर एक्स एक्सिस पे दिखाऊं इसको, तो आपका एक इक्विलिब्रियम पॉइंट तो आएगा इस तरफ, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका आएगा इस तरफ, इसको मान लो y, और दूसरा एक आपका इक्विलिब्रियम आएगा इस तरफ, यानी कि y1। ये देखो क्या हो रहा है, इनकम बढ़ रही है, कितना बड़ी,
ये बढ़ेगी जितना आपका ये जितना आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा होगा। इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम भी बढ़ जाती है। तो आई होप कि आपको ये लॉजिकली प्रूव हो गया। ये देखो ना, नया इक्विलिब्रियम क्या बता रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट दिखा रहा है, इंक्रीज इन इनकम को दिखा रहा है। ये आपका ग्राफिक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, कैसे आप इसको समझा सकते हो अगर आपको डायग्राम बनाने को आए। इसका डिस्क्रिप्शन फॉर्म यहां पे लिखा हुआ है, चाहो तो इसको डिस्क्राइब कर देना, फॉर्मूला लिख देना क्या होता है, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। बहुत सिंपल चीज है, चाहो तो इसको लिख देना। अब एक और बहुत प्यारी सी चीज है, ये जो लास्ट पॉइंट है, एंड द चैप्टर इज ओवर गाइस, रिवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लायर। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर मान लीजिए 100 करोड़ से अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, 100 करोड़ से इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट अगर मान लीजिए 100 करोड़ से आपने बढ़ाई है, ठीक है, और उसका आप 50% खर्चा कर देते हैं, 0.5 आप खर्चा कर देते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, कितना गुना इनकम बनाओगे आप। अगर ये बड़ी है तो मैं बता रहा हूं, अगर ये एडिशन है, इन्वेस्टमेंट आपने करा है, बड़ा है, पैसा बड़ा है, तो आप क्या करोगे, 1/1 माइनस MPC, यानी कि 1/1 माइनस 0.5, यानी कि 1, आपका आंसर आ जाएगा K विल बी 2। मतलब 2 टाइम आप इनकम बनाओगे, यानी कि 100 का 200 करोड़ हो जाएगा, हाँ या ना, 100 का 200 करोड़ हो जाएगा 2 टाइम्स के केस में अगर देखा जाए तो 2 गुना अगर पैसा बनाओगे। लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये एक डबल एज्ड वेपन है, यानी कि दो धारी तलवार है ये। इससे अगर जितना गुना इनकम बढ़ती है ना, अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट कम कर दिए जाए, कि नॉर्मली जितना इन्वेस्टमेंट होता है उसमें से भी 20 करोड़ रुपए कम कर दिया आपने, या मान लीजिए 100 करोड़ रुपए कम कर दिए, क्या आपने इन्वेस्टमेंट इस बार क्या पता है, आपने इन्वेस्टमेंट इस बार कम कर दिए, आपने 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट यहां पे कम करी, इस बार 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट कम करी, या चलो मान लो 100 नहीं लेते हैं, 20 करोड़ ले लेते हैं, डिफरेंट एग्जांपल ले लेते हैं कि 20 करोड़ से आपने इन्वेस्टमेंट कम करी इस बार, पहले जितनी कर रहे थे उससे 20 करोड़ और निकाल लिए, तो होगा क्या पता है। और MPC आपका कितना है, MPC मान लीजिए 0.5 ही है, तो आपका K का मल्टीपल कितना आएगा, 2 टाइम्स आपका K का मल्टीपल होगा। तो ये पता है क्या बता रहा है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट अगर आपने 20 करोड़ से कम करे ना, तो दुगनी टाइम्स आपकी इनकम भी कम हो जाएगी, यानी कि जो 40 करोड़ होगी ना, वो आपकी इनकम इस बार कम होने वाली है, आपकी इनकम 40 करोड़ कम होगी इसके कंपैरिजन में। यानी कि जितना इन्वेस्टमेंट कम होगा उतने टाइम्स इन्वेस्टमेंट कम होगी, जितना इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा उतने गुना इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ेगी। इसे हम रिवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लायर कहते हैं। मल्टीप्लायर इज बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। A decrease in investment leads to a cumulative fall in income and consumption as well. Total decline in income equals the multiplier multiplied by the fall in investment. For example, अगर इन्वेस्टमेंट गिरा है 20 करोड़ से, तो आपकी MPC अगर मान लीजिए 0.5 है, तो 2 टाइम्स आपका इनकम फॉल दिखाएगा, यानी कि 20 करोड़ से इनकम गिरी, causes income to fall 40 करोड़, 40 करोड़ से आपका इनकम भी गिर जाएगा, दुगुना आपका इनकम कम हो जाएगा। मतलब वही वाली बात है, जितना बढ़ेगा इनकम, जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उतना गुना आपका इनकम बढ़ेगी, जितना इन्वेस्टमेंट कम होगा उतनी गुना आपकी इनकम भी गिर जाएगी। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यहां पे काम करता है, इसलिए इसको डबल एज्ड वेपन भी कहते हैं। एंड आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से चैप्टर समझ आया होगा। बहुत स्वीटली, बहुत प्यार तरीके से मैंने इसको समझाया है, और जितना आसान हो सके मैंने उतना आसानी से आपको समझाया। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो कि आपको कैसा लगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए प्लीज फॉलो द चैनल, और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लाते रहते हैं, और तुम्हें जो चाहिए होता है वो सब हम देते रहते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, क्योंकि आपके बोर्ड्स भी आ रहे हैं बहुत जल्द, और बहुत सारी हम सीरीज भी ला रहे हैं, तो स्टे ट्यून्ड। ऑल द बेस्ट गाइस।